मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीव विज्ञान की इस कक्षा में मैं मनोज चोटिया रघुनाथ स्कूल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान वर्ग के 11th का फर्स्ट चैप्टर सजीव जगत। सजीव जगत। सबसे पहले हम अपने चैप्टर को समझते हैं। सजीव, सजीव का तात्पर्य क्या है? तो हम निर्जीव से इसकी तुलना करते हैं। सजीव और निर्जीव। सजीव कौन है? सजीव नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में कुछ विचार आते हैं। जो श्वास लेते हैं, जो पोषण करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जनन करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? सजीव है। फौरी तौर पे हम देख सकते हैं कि हम मान लेते हैं सजीव। दूसरा जगत। जगत क्या है? जगत है वो संघों का समूह है। अर्थात किसी भी चीज का अगर अपने को अध्ययन करना हो तो हम इस प्रकार से उसका अध्ययन नहीं कर सकते। तो कैसे करते हैं? वर्गीकरण के आधार पे। क्योंकि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, कल क्या पढ़ रहे हैं, परसों क्या पढ़ रहे हैं। आज हम मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, कल गाय के बारे में पढ़ रहे हैं, परसों ऊंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा अध्ययन जो है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वर्गीकरण आगे एक टॉपिक आएगा। वर्गीकरण किसे कहते हैं? सजीवों को, या अपन निर्जीवों के अंतर्गत भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, समानता और असमानता। समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करना। अगर आप सजीव की बात कर रहे हैं, जैसे कि कक्षा कक्ष में आप लोग देखते हो मेज आगे की तरफ रखी हुई है, कुर्सियां या टेबल जिसके ऊपर बैठते हैं, बेंच, वो पीछे की तरफ रखी हुई है। तो आगे 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 क्या है? मेज है। तो उनमें क्या होगी? समानता। तो समानता के आधार पर एक समूह बन गया। बेंच पीछे रखी हुई है, बेंच का एक समूह बन गया। दोनों क्या है? एक दूसरे से असमान है, तो अलग अलग समूह में व्यवस्थित होगी। तो इस प्रकार से वर्गीकरण जब किया जाता है सजीवों के अंतर्गत, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जाति। जाति किसे कहते हैं? आपस में अंतः प्रजनन कर सकने वाले समूह को जाति कहते हैं। फिर पदानुक्रम काल में अपन जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो उन समानताओं के आधार पर अलग अलग पदों में उनको रखा जाता है। तो जगत की हम परिभाषा दे सकते हैं कि संघों के समूह को हम क्या कहते हैं? जगत। अब संघ किसका? तो अलग अलग प्रकार के सजीवों का। जैसे एक हो गया अपना पादप जगत, दूसरा हो गया जंतु जगत। अब अगर पादप जगत के अंतर्गत अपन बात करें तो दो प्रकार के पादप अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक जिनमें पुष्प का निर्माण होता है, पुष्पीय पादप कहलाते हैं। एक जिनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता, अपुष्पीय पादप कहलाते हैं। तो ये पादप जगत के क्या बन गए? दो संघ बन गए। कौन कौन से? पुष्पीय पादप और अपुष्पीय पादप। अब इन दोनों संघों को मिलाकर क्या कह देते हैं? पादप जगत। इसी प्रकार जो अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पादपों एवं जंतुओं का। तो इसी प्रकार एक क्या बन जाएगा अपना? जंतु जगत। तो सजीव को अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पादप जगत और जंतु जगत। अब जंतु जगत के अंतर्गत मैंने आपको बताया था अरस्तु क्या है? जनक है किसके? जीव विज्ञान के। तो अरस्तु ने पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले समस्त जंतुओं को दो भागों में विभाजित किया। एक लाल रक्तहारी प्राणी और एक अलाल रक्तहारी प्राणी, जिनमें रक्त का रंग लाल नहीं होता। सबसे पहले ये वर्गीकरण किया गया था। तो दो प्रकार के जंतु हो गए, यानी दो संघ हो गए। अब उस संघों के समूह को क्या कहते हैं? जगत कहते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं सजीव जगत की, अर्थात हम पादप और जंतु दोनों प्रकार के जगत की बात यहां पर कर रहे हैं। सजीव जगत जो है वो अपनी जो प्रथम इकाई है जीव जगत में विविधता का पहला चैप्टर है। आप लोग जानते हैं जैव विविधता किसे कहते हैं? अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में थोड़ा सा आपको बताया था कि सजीवों के मध्य पाई जाने वाली भिन्नता को ही क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। अब देखिए, अब तक
पृथ्वी के ऊपर वर्तमान में 1.7 से 1.8 मिलियन तक सजीव जातियों की खोज की जा चुकी है, या अपनी यूं कह सकते हैं उनको नाम दिया जा चुका है। इनमें से 1.25 मिलियन जंतु व 0.55 मिलियन पादप है। अब अगर अपन बात कर रहे हैं विविधता, सजीव जगत में विविधता, तो देखिए विविधता कई स्तरों पे है। सबसे पहले अगर अपन बात करें साइज या आकार के संदर्भ में, तो 0.15 म्यू एम से, जो कि सूक्ष्मदर्शी जंतु या पादप होते हैं, यीस्ट की अगर अपन बात करें, बैक्टीरिया की अगर बात करें, जो हमें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, उनसे लेकर 30 मीटर आकार की वेल या 114 फीट यूकेलिप्टस पादप का आकार होता है। तो यानी विविधता कितने स्तर पे, सजीव में भी कितनी विविधता है, 0.15 म्यू, जो कि अपने को साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, ऐसे भी जीव इस धरातल पर मौजूद है। और 30 मीटर वेल सबसे बड़े आकार का जंतु है। तो ये होगी साइज के आधार पे विविधता। दूसरा अगर अपन देखें विविधता, तो पोषण के आधार पे कुछ जीव जो है वो स्वयंपोषी होते हैं, जिनमें अपन बात करें हरे पादप। हरे पादप क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जबकि जंतु सारे के सारे क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसके अलावा आवास स्थान को लेकर भी देखें अपन, तो भी बहुत अधिक मात्रा में विविधता पाई जाती है। स्थलीय जंतु, जलीय जंतु, स्थलीय पादप, जलीय पादप, और स्थलीय में भी देखें तो कई प्रकार के आवास अपने को देखने को मिलते हैं। समोद्भिद आवास, लवणोद्भिद आवास, मरुद्भिद आवास। तो अलग अलग प्रकार की विविधताएं सजीव जगत के अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे सजीव जगत के अंतर्गत सिर्फ सजीव की, कि सजीव किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात या पहला पॉइंट जो अपना बनता है सजीव का, कोई भी सजीव हो, ठीक है, जो अपन ने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि सजीव का पहला लक्षण क्या है, पहला लक्षण है कोशिकीय संरचना। क्या है, कोशिकीय संरचना, अर्थात चाहे वो पादप हो या जंतु हो, समस्त सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और यहाँ कोशिकीय स्तर पे भी क्या होती है, विविधता पाई जाती है। जैसे कोशिका की संख्या को अगर अपन आधार माने, तो दो प्रकार के सजीव अपने पास होते हैं, एक कोशिकीय और दूसरे बहुकोशिकीय। जैसे अगर मनुष्य की बात करें, मनुष्य भी क्या है, एक बहुकोशिकीय प्रकार का प्राणी है, जिसमें 10 की घात 14 तक कोशिकाएं पाई जाती है। तो सबसे पहली बात क्या होगी कि कोई भी सजीव होगा तो उसकी संरचना क्या होगी, कोशिकीय संरचना होगी, अर्थात उसमें कोशिकाएं पाई जाएगी, या यूं कह दें कि वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा लक्षण अगर देखें अपन, तो वृद्धि। दूसरा लक्षण अपना वृद्धि। वृद्धि किसे कहते हैं, सजीवों के आकार एवं भार, आकार, आयतन एवं भार में होने वाली अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, वृद्धि। यानी जो भी सजीव संरचनाएं हैं, अगर एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय तो उसकी कोशिका के आकार में बढ़ोतरी होगी, और जो बहुकोशिकीय है उनमें संख्या के आधार पर बढ़ोतरी होगी। निश्चित रूप व आकार, प्रत्येक सजीव जिसकी अपन पहचान करते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक सजीव का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, उसका रूप निश्चित होता है, उसका आकार निश्चित होता है। जिस प्रकार से अगर अपन पादप की बात करें तो उसमें जड़, तना, पत्ती होती है। मनुष्य की बात करें, 2 आंखें, नाक, कान, मुंह। तो प्रत्येक सजीव के अंदर जो भी संरचना पाई जाती है उनका निश्चित रूप व आकार होता है। सम स्थिति, यानी प्रत्येक सजीव क्या करता है, होम्योस्टेटिक कहते हैं इसको, विपरीत प्रकार के वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को क्या करता है, समायोजित करता है, समस्थिति में बनाए रखने का प्रयास करता है। इसका एक उदाहरण अपन समझ सकते हैं कि जब हम तेज धूप से कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक बार को हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ समय तक वहां रुकने के पश्चात अपने को समस्त वस्तुएं दिखाई देने लग जाती है। अर्थात पहले हम तेज धूप में थे, विपरीत प्रकार की परिस्थितियां थी, कमरे के अंदर आए, दूसरे प्रकार की परिस्थितियां होंगी, और उन परिस्थितियों के अनुसार हमने क्या किया, अपने आप को ढाल लिया। ये क्या है, समस्थिति।
जीव द्रव्य, हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य के अंदर जो जीवित भाग होता है उसको अपन कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। आगे जीव द्रव्य का पूरा अपना चैप्टर उसके अंतर्गत बात करेंगे। तो जीव द्रव्य समस्त सजीव कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ये एक सजीवता का प्रमुख लक्षण है। आनुवांशिक पदार्थ आजकल आप लोग जानते हो बहुत ज्यादा चर्चा में है, कोविड-19 जिसके कारण अपनी रेगुलर क्लास भी नहीं चल रही, यानी कोरोना वायरस। तो वायरस भी क्या होते हैं, उनमें भी आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। तो अगर हम वायरस को छोड़ दें, वायरस को वैसे सजीव और निर्जीव के मध्य योजक कड़ी माना जाता है। इस वायरस में भी क्या होता है, एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है, अर्थात जब दूसरे वायरस का वो निर्माण करता है तो उस आनुवांशिक पदार्थ को क्या करता है, स्थानांतरित कर देता है। तो इन वायरसों में या यूं कहें विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ जो है वो पाया जाता है आरएनए। कुछ विषाणुओं में, बाकी विषाणु वाले चैप्टर के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। बाकी समस्त जीवों में आनुवांशिक पदार्थ जो है वो कौन सा पाया जाता है, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए या आरएनए अपन यूं कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए समस्त सजीवों में पाया जाता है। फिर जीव संघर्ष, प्रत्येक जीव क्या करता है, कैसी भी परिस्थितियां उसको प्रदान करें तो वो क्या करता है, अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए संघर्ष करेगा। संघर्ष की ये क्षमता किसमें होती है, सजीव में ही होती है, निर्जीव में नहीं होती। अनुकूलताएं, अडेप्टेशन यानी समायोजित करना, अपने आप को प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। प्रजनन या जनन किसे कहते हैं, सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। सजीवों द्वारा अपने समान नए जीवों का निर्माण करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। श्वसन, देखिए दो शब्द हैं, दोनों का अंतर आप आज ही क्लियर कर ले। अभी तक आपने जीव विज्ञान नहीं पढ़ा था तब तक आप लोगों को मान लीजिए इसमें अंतर पता नहीं हो। एक शब्द है ब्रीथिंग, सांस लेना, एक शब्द है श्वसन। सांस लेने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये तो है ब्रीथिंग। श्वसन, रेस्पायरेशन, जो भी हम भोजन करते हैं या सजीव जो भी भोजन करते हैं उन भोज्य पदार्थों के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति, यानी जीवित अगर अपने को रहना है तो क्या करना पड़ेगा, या किसी भी सजीव को जीवित रहना है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, काम करने की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा किस प्रकार मिलती है, श्वसन से। तो भोज्य पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। पोषण, नेक्स्ट करेक्टर है अपना सजीवों का लक्षण पोषण। पोषण किसे कहते हैं, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण। पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अर्थात यूं कह सकते हैं, अभी इतना याद रखो, आगे इसकी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो भी सजीव है वो क्या करते हैं, भोजन करते हैं, और भोजन के द्वारा ही क्या होता है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो उस भोजन का पाचन होना, यानी जटिल भोज्य पदार्थ का सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित होना, और फिर उस भोज्य पदार्थ का शरीर का हिस्सा बनना, क्योंकि शरीर क्या है, विभिन्न प्रकार के तत्वों का संगठन है। तो ये विभिन्न प्रकार के तत्वों का संग्रहण क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। उसके बाद में महत्वपूर्ण लक्षण है एक उपापचय। उपापचय किसे कहते हैं, तो अपचय और उपचय को संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। उपापचय किसे कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अपचय और उपचय को संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। अपचय क्या है, तोड़ना, यानी कोई भी केमिकल्स हैं, या यो समझ सकते हैं अपन मोटे तौर पे अभी फिलहाल कि जब हम भोजन करते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो ये तोड़ने की जो क्रिया है वो क्या है, अपचय। और फिर उसी भोजन से शरीर के विभिन्न प्रकार के अवयव बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जुड़कर और बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उपचय। और इन दोनों क्रियाओं को संयुक्त रूप से क्या कह देंगे, उपापचय, जो कि सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जीवन चक्र, जीवन चक्र किसे कहते हैं, तो देखिए एक लक्षण मृत्यु।
जो जितने भी सजीव हैं, जिन्होंने जन्म लिया है या जिनका निर्माण हुआ है, उनकी मृत्यु भी अवश्यंभावी होगी। जब जीव द्रव्य काम करना बंद कर देगा तब हम उसे क्या कह देंगे, मृत्यु कह देंगे। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती है। ये लक्षण वो प्रदर्शित करता है, अपने समान नए सजीवों को उत्पन्न करता है। जन्म से लेकर फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में जितनी भी घटनाएं होती है, उन सबको सम्मिलित रूप से अपन क्या कह देते हैं, जीवन चक्र। मृत्यु हो गया, उसके बाद में उत्सर्जन। जितने भी सजीव पदार्थ हैं जो पोषण करते हैं, पाचन करते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं भोजन का, तो अपचित जो भोज्य पदार्थ हैं उनका निष्कासन भी करते हैं। अगर उनका निष्कासन नहीं करें तो ये उत्सर्जित पदार्थ जो है वो क्या होते हैं, विषैले होते हैं, और शरीर के अंदर अगर रह जाए तो ये मृत्यु का कारण बन सकते हैं। तो उनका निष्कासन भी आवश्यक है। तो उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना या विषैले पदार्थों को बाहर निकालना, जैसे अभी देखिए मेरे पसीना आ रहा है, तो ये पसीना भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ है, इसका भी निकलना आवश्यक है। तो इसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन। फिर है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन की क्षमता अलग अलग प्राणियों में अलग अलग पाई जाती है। छोटी कक्षाओं तक आप लोग पढ़ के आ चुके होंगे कि पुनरुद्भवन जो है अलैंगिक जनन का एक प्रकार भी होता है। पुनरुद्भवन कहते हैं किसे, खोए हुए अंगों की पुनः प्राप्ति क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन। जैसे मान लीजिए अपन कहीं गिर गए, चोट लग गई, घाव बन गया, चमड़ी छिल गई, तो धीरे धीरे वो वापस भर जाएगी। तो मनुष्य के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो तात्पर्य क्या है, पुनरुद्भवन, खोए हुए अंगों की पुनः प्राप्ति क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है। और भी बहुत सारे लक्षण है सजीवों के, लेकिन अपन यहाँ इतने ही डिस्कस करेंगे। अंतिम है घावों का भरना, यानी चोट लगती है, चोट लगने से घाव उत्पन्न हो जाते हैं, और सजीवों के अंदर यह क्षमता होती है कि वो अपने घाव अपने आप भर सके। तो ये सभी लक्षण जिसमें पाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। बाकी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।